तो बच्चे हम पढ़ रहे थे आपका पिछला गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐबक से शुरू होकर के किस तरह हमने खत्म किया था, किस पर, कैमुर्स पर। कैमुर्स जो कि अंतिम शासक था। कैकुबाद और कैमुर्स। बलबन 1287 में मर जाता है। बलबन के बाद में 3 वर्षों का कार्यकाल, ये इसमें 1 वर्ष तो रहा था आपका कैमुर्स और बाकी के 2 वर्ष आपका रहा था कौन, सॉरी 1 वर्ष तो रहा था कैकुबाद और बाकी में रहा था कैमुर्स। ठीक है, अंतिम शासक पूछे तो कैमुर्स याद रखना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं खिलजी वंश, और खिलजियों का जो इतिहास रहा है ये रहा है 30 वर्षों का इतिहास खिलजियों ने। और अगर मैंने आपको बताया था, अगर सल्तनत काल में देखें तो सबसे छोटा कार्यकाल इनका है। दरअसल में खिलजी हैं कौन, ये कहाँ से आए थे, तो याद रख लेना जब 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताओ। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप सभी लोग बोलेंगे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो तराइन फर्स्ट जब हुआ था, तो तराइन फर्स्ट में जब मोहम्मद गोरी आया था आपका पृथ्वीराज चौहान जी से लड़ने के लिए, तो मोहम्मद गोरी क्या हो गया था, मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। तो मोहम्मद गोरी के साथ उस समय आए थे खिलजी। खलजी बोलते हैं इनको वैसे, खलजी, खिलजी नाम पड़ गया इतिहास में। खलज एक जगह है, खलज एक जगह है, और खलज जगह कहाँ है, अफगानिस्तान में हेलमंद नदी जो बहती है, हेलमंद नदी अफगानिस्तान की नदी है। हेलमंद घाटी में खलज स्थान है और वहीं के रहने वाले ये खलजी हैं। तो क्या बात समझे, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग, अफगानिस्तान के खलज के। और खलज कहाँ पड़ता है, जो ये खलज क्षेत्र है, खलज क्षेत्र पड़ता है हेलमंद घाटी में। हेलमंद एक नदी है अफगानिस्तान की। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तराइन प्रथम हुआ था, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। तो ये बात, छोटी सी बात याद रख लेना भैया, ठीक है। कौन थे ये लोग और किस समय आए थे खिलजी भारत में, तो आप लोगों को बोलना है जी खिलजी आए थे भैया जी मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन प्रथम के युद्ध में 1191 में। ठीक है, और दरअसल में ये व्यक्ति है कौन। अब आते हैं इसके संस्थापक की तरफ। खिलजी वंश का संस्थापक है आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोलोगे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 6 वर्ष इसने शासन किया है भैया, सिर्फ 1290 से 1296। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग शासक, मतलब बनते समय जो बुजुर्ग शासक था, और 70 वर्ष की अवस्था में बना था, 70 ईयर्स का। जब ये शासक बना था तो इसकी उम्र थी कितनी, 70 वर्ष थी। अब ये एकदम से खिलजी कहाँ से आ गया, तो दरअसल में ये युद्ध, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये आपका युद्ध मंत्री हुआ करता था बलबन के समय से ही। बलबन के समय पर मैंने आपको बताए थे मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये अगर हम बात करते हैं भारत की सीमा की, तो ये भारत की सीमा पर जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, यहाँ हमेशा पोस्टिंग किसकी थी, जलालुद्दीन खिलजी की। तो एक लंबा अनुभव है जलालुद्दीन खिलजी के पास, किससे, मंगोल आक्रमण से बचने का। ठीक है, तो ये कौन था, दरअसल में युद्ध मंत्री था। कहाँ, आपका गुलाम वंश में। युद्धों को, युद्ध कला इसमें आ रही थी। और बच्चे जलालुद्दीन खिलजी आगे आते हुए जब इसको लगा कि गुलाम वंश के कमजोर शासक हैं आपका बलबन के बाद में, ठीक है, कैकुबाद और कैमुर्स, तो बाद में कैमुर्स की हत्या किसने की थी, वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और किसकी स्थापना की गई, इसने खिलजी वंश की स्थापना कर ली। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जलालुद्दीन के 2 पुत्र भी हैं, याद रख लेना। जलालुद्दीन के 2 पुत्र हैं जिनका इतिहास में कोई योगदान भी नहीं है ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो 2 पुत्रों के नाम क्या क्या हैं इसके, एक तो था रुकनुद्दीन और एक तो इब्राहिम, याद कर लो आप, रुकनुद्दीन इब्राहिम बोलते हैं इसको, इब्राहिम बोलेंगे। और एक था इसका पुत्र आपका, क्या बोल सकता हूं मैं उसको, अरकली खान बोल सकते हैं, अरकली खां, अरकली खां, ये इसका दूसरा बेटा था जलालुद्दीन खिलजी के। लेकिन इसके दोनों बेटों में से कोई भी गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसका भतीजा गद्दी पर आएगा। चलो भाई ध्यान से समझेंगे भैया, ये तो हुआ एक जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन में हमने क्या समझा कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। खिलजी कहाँ से आए थे, तराइन के प्रथम युद्ध के समय आए थे। किसके साथ आए थे, गोरी के साथ आए थे। क्या ये एकदम से कहीं से टपक के आ गया है जलालुद्दीन खिलजी, नहीं। ये गुलाम वंश में क्या था, सेनापति था युद्धों की। और किसके लिए, मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए जो चार्ज था वो इसी पर था कि मंगोल आक्रमण करेंगे तो सुरक्षित आपको रखना है, ठीक है। ये सारी बात याद रखना। उसने कई बार मंगोल आक्रमणों को विफल भी किया था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर आया तो इंपॉर्टेंट बात क्या है,
तो ये गद्दी पर बैठने से पहले उदार नहीं था, दयावान नहीं था, लेकिन पता नहीं गद्दी पर बैठते इसको क्या हुआ कि इसने उदारता के रास्ते को अपनाया। इसके समय पर कोई भी विद्रोह करता ये उसको माफ कर देता, बड़े आसानी से माफ कर देता है ना। तो कहते हैं कि इसने उदारता से, मतलब 6 वर्ष का इसका शासन उदारता का शासन रहा, और किसी भी शासक का उदार हो जाना उस समय की स्थितियों में बहुत खतरनाक था, क्योंकि लोग विद्रोह करते थे। तो ऐसे तमाम विद्रोह होंगे और उन तमाम विद्रोहों को दबाएगा इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो भाई आगे। बहुत बढ़िया सर जी, हाथ जोड़कर विनती है संधि द्वारा से पढ़ा दीजिए। और अबे यार बस पगलू है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मान जाओ रे मान जाओ, शैतान हो मान जाओ। चलो भाई, क्या बोलोगे? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 बुजुर्ग शासक था, और बुजुर्ग शासक गद्दी पर बैठा 17 वर्ष की अवस्था में। याद रख लेना, इसी के समय हुआ था, इंपोर्टेंट है, इसके समय कड़ा मानिकपुर, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, सबसे इंपोर्टेंट है कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर विद्रोह हुआ था। कड़ा मानिकपुर बोलते हैं इलाहाबाद को। इसके समय पर कड़ा मानिकपुर विद्रोह हुआ। यह दिल्ली की गद्दी पर है, और विद्रोह कहां हुआ था इसके समय पर? इसकी उदारता की वजह से कहां? यह हुआ था कड़ा मानिकपुर में। किसने किया था? मलिक छज्जू ने। कौन व्यक्ति है? मलिक छज्जू ने। मलिक छज्जू ने विद्रोह किसने कर दिया? मलिक छज्जू ने। इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया, और इसी के बाद क्या बोलते हैं, यहां से आप समझ जाएंगे, जलालू ने, जलालू भाई बोल रहे हैं इनको हम, जलालुद्दीन ने, जलालुद्दीन ने कड़ा मानिकपुर की जागीर अपने भतीजे, भतीजा है इसका, भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी। अलाउद्दीन खिलजी, प्रशासन नियंत्रण का दिल्ली की गद्दी पर सबसे मजबूत शासक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को दी। चलो, तो क्यों दी इसको? क्योंकि जो ये कड़ा मानिकपुर में विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को दबाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? भतीजा है, और साथ में दामाद भी था, क्योंकि बाद में इसने जलालू की बेटी से शादी कर ली थी। जलालू की बेटी से शादी कर ली थी किसने? अलालू ने। अलालू मत बोल देना इसको, अलाउद्दीन नाम है इसका, ओके। तो जलालुद्दीन की बेटी से शादी कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये इसके बाद में इसका दामाद भी हो गया। अब बात आती है जो मैं आपको बता रहा था, लिखना, इसके दरबारी, इसके दरबारी कौन कौन व्यक्ति बताए मैंने आपको? प्रमुख इसके दरबारी एक तो हो गए आपके अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो कल नाम मैं आपको बता रहा था, और एक था हसन देहलवी, हसन देहलवी। क्या ये सिर्फ इसी के दरबार में रहे? तो कल मैं एक नाम जो मैं भूल गया था, नाम क्या था? मैंने आपको बोला था कि जो बलबन है, बलबन के बड़े बेटे का नाम, एक तो बलबन का बेटा वो था बुगरा खां, जो बंगाल गया था उसके साथ विद्रोह में, और उसके बाद में उसने बंगाल में ही शासन किया था थोड़े समय के लिए। लेकिन एक बड़ा बेटा था बलबन का बड़ा बेटा, बलबन का बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, उसका नाम था बलबन के बड़े बेटे का मोहम्मद खां। क्या नाम था? मोहम्मद खां। तो ये मोहम्मद खां के दरबार से रहने शुरू हुए थे अमीर खुसरो भारत में, और हसन देहलवी भी लेकर के कौन आया था? इनको भतीजा लेकर के आया था बलबन का, ठीक है, दरबार में। चलो भाई, अमीर खुसरो की बात करते हैं। तो अमीर खुसरो क्या सिर्फ एक ही शासनकाल में रहे? नहीं, इससे पहले ये कैकुकाबाद के में भी रहे थे, कैमूर्स के में भी रहे थे, बलबन के शासनकाल में भी रहे थे, ठीक है। बलबन के बाद से ये आपका यहाँ जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में भी रहेंगे आपका मुबारक शाह खिलजी में। तो कुल मिलाकर के ये 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। किसका? 8 सुल्तानों का दरबार। मतलब इनके टाइम पे 8 राजा बदल गए थे दिल्ली की सल्तनत पर।
कितने सुल्तानों का दरबार देखा? 8 सुल्तानों का दरबार देखा। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही हम लोग बोलते हैं तोताए हिंद। तोताए हिंद या तूतिए हिंद भी कहा जाता है। तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तोता ए हिंद कहा जाता है। चलो भाई, इसके बाद है हिंदवी का प्रयोग। जो ये हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदवी और खड़ी बोली का श्रेय जो दिया जाता है। खड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है, दिल्ली एनसीआर में, मेरठ, बिजनौर, बागपत के लोग जिसको बोलते हैं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के लोग जिसको बोलते हैं। तो खड़ी बोली का जनक, हिंदवी शब्द का जनक किसको कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है भैया अमीर खुसरो को। तो याद रखेंगे इस बात को। आगे नेक्स्ट, कव्वाली का जनक कौन है? कव्वाली, कव्वाली होती है ना, कव्वाली सुन लेना यूट्यूब पे, उर्दू में बहुत सारे लोग बैठ करके ऐसे गाते रहते हैं। कव्वाली हो गई आपका। कव्वाली पूछे, सितार पूछे, सितार जो गिटार टाइप होता है, ठीक है। तबला पूछे आपसे, तबला। क्या पूछा? कव्वाली, सितार, तबला, गजल, गजल, पहेली, गजल और पहेली, इनका जनक कौन है? इनका जनक ये भी अमीर खुसरो। अरे ये तो बड़ी तोप है भाई, इतने सारे हैं, समझ रहे हो नहीं? तो अमीर खुसरो एक बड़ी तोप था, विद्वान व्यक्ति था, फारसी का ज्ञाता। आपसे पूछे किस भाषा का ज्ञाता था? फारसी का ज्ञाता था। अमीर खुसरो का संबंध किस भाषा से अब ये पूछे, ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आपसे पूछे गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और मैंने आपको बताया था निजामुद्दीन औलिया के बारे में कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। बताना सभी बच्चे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और बड़ा प्यार था शिष्य गुरु में। कहते हैं कि जब निजामुद्दीन औलिया की मौत हुई तो उसके कुछ समय बाद ही वियोग में किसकी मौत हो गई थी? आपकी मौत हो गई थी, आपके तूतिए हिंद यानी कि अमीर खुसरो की। निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी कहा जाता है इसने कितने कितने राजाओं का शासन देखा था? 7 राजाओं का शासन देखा था। 7 राजाओं का शासनकाल, लेकिन किसी के दरबार में कभी नहीं गए। सूफी संत है ना एक, क्या है? एक सूफी संत है, ध्यान से देख लेना। 7 राजाओं का दरबार देखा था। चेले ने तो देखा 8 का, गुरु ने देखा 7 का, लेकिन कभी किसी के दरबार में निजामुद्दीन औलिया नहीं गए। एक बार सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने की कोशिश करेगा, वो बताऊंगा मैं, खालसा भूमि का होगा, सरकारी भूमि का कोई कॉन्सेप्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी देने से मना कर देंगे। अलाउद्दीन खिल वो सॉरी निजामुद्दीन औलिया उस भूमि को देने से मना कर देंगे, दान की भूमि को। अलाउद्दीन खिलजी मिलने के लिए बोलेगा, ये बोलेंगे भैया अपने घर रहे, मैं नहीं मिलता, राजा वाजा उसे। तो एक किसी के दरबार में नहीं गए। तो एक बार तो इनके दरबार पे ही पहुंच गया था, इनकी वहां जहां रहते थे अपने घोड़े के साथ, लाव लश्कर के साथ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कहते थे एक दरवाजे से अगर बादशाह अंदर आएगा तो मेरे घर में जो दूसरा दरवाजा, मैं उससे बाहर चला जाऊंगा, है ना, मैं नहीं मिलूंगा। और सूफी संत जिद कर नहीं सकते थे, धार्मिक मामला था। अन्य अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसा था, बोलता निजामुद्दीन औलिया से एक काम कर, आजा, हम देखते कैसे नहीं मिलेगा, लेकिन वो मुलाकात नहीं होती। तो ये गुरु थे, धार्मिक गुरु थे, ये शांति प्रिय गुरु थे, सूफीज्म की स्थापना जिन्होंने की है भारत में। बहुत बढ़िया। अजमेर अजमेर अजमेर, सभी लोगों को सभी लोगों को सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। क्या बोलेंगे, किसका शिष्य है? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है, ये बात याद रख लेना। इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक ग्रंथ तो लिखा है इसने, तुगलकनामा, याद रख लेना। क्या? तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। कौन सी? तुगलक नामा, याद रख लेना। एक है तारीख ए अलाई, बोलो, तारीख तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई किसका ग्रंथ है? यह भी अमीर खुसरो का ग्रंथ है, ठीक है। ये इसकी अंतिम रचना थी। क्या है? ये इसकी अंतिम रचना थी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत इस बात में? अमीर खुसरो से इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी सारी चीजें भारत को दी हैं, देखो दुनिया को दी हैं, तो बड़ा, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे चलेंगे भैया। अब बात आती है कि ये जो जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, लिख लेना, जलालू की हत्या अलालू ने कर दी थी। जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी थी?
अलाउद्दीन ने कर दी थी। कर दी थी, ठीक है। और दरअसल में था क्या, जो मैंने इसके बेटे का नाम बताया आपको अभी कि इसके एक बेटे का नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम। तो बादशाह ये योजना बनाता है कि मेरे बाद गद्दी पर, मैं बूढ़ा आदमी हूं तो मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? इब्राहिम बैठेगा। तो इस बात की सूचना चल जाती है कि भाई इब्राहिम का क्या होगा, राज्याभिषेक अब होगा और इब्राहिम को राजा बनाया जाएगा। तो इधर कौन है? ये गया हुआ है उस समय, देखो ध्यान से। दक्षिण की मैं आपको अभी अलाउद्दीन के बारे में बताऊंगा। तो जब दक्षिण विजय अलाउद्दीन करेगा भारत में, कहां? दक्षिण विजय अलाउद्दीन जब भारत में, दक्षिण भारत में आपका करता है, तो जो दक्षिण भारत की जगह है, तो यहां कड़ा मानिकपुर से ये दक्षिण में गया और आपका लूट करके लाया। तो जो ये लूट का धन है, इसको लूट को इधर से लेकर आएगा वापस, ठीक है। बताऊंगा मैं आपका स्थान, देवगिरी नाम है, देवगिरी वारंगल जैसी जगहों को लूट करके ये जब वापस जा रहा होगा, है ना, पहले, तो जो ये लूट का माल है इसको ये यहां पहुंचता है। तो इधर इसमें जल्दी होती है जलालुद्दीन को कि भाग के मिल जाए ये जो पैसा है, और मेरे भतीजे के पास इतना पैसा है, वो धन, पागल हो रहा है जलालुद्दीन, भाग के पहुंच रहा है उसके साथ में। सेना पीछे रह गई, सेना भी पीछे छोड़ गई और भाग कर इसके पास पहुंच गया। इसने दे दिया इसका पेट में चाकू, ले ताऊ तुझे दूंगा मैं धन। बूढ़ा आदमी एक चाकू में गिर गया, है ना। तो क्या बात बोलेंगे? तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये मिलने के लिए गया था उस धन के लिए, जो धन लूटा गया था आपका किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। भाग के जा रहा था तो, और जाकर के जैसे ही मिला तो इसको चाकू घोंप करके इसकी हत्या कर दी, इसी के भतीजे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है भैया जी, चलो बहुत बढ़िया। पद्मावत मूवी इन्हीं के ऊपर बनाया, किसके? अमीर खुसरो के ऊपर। अबे यार, अब पगलू, आगे आगे चलते हो, अभी तो लालू भाई आई भी नहीं है, अलाउद्दीन आई भी नहीं है। चलो भाई बहुत अच्छे। किसी का कोई डाउट बताएंगे? सर यहाँ पर सभी गुलाम दामाद क्यों बन जाते हैं? नीतू कश्यप जी पूछ रहे हैं। तो गुड़िया, गुलाम दरअसल में ये बनते थे किसकी वजह से? गुलाम ये हमेशा से दास नहीं होते थे, दासता से तो ये मुक्त हो जाते थे, दास होते थे ये लोग पहले। तो जब ये अपना सैन्य प्रदर्शन अच्छा करते थे, अच्छी प्रशासनिक अवस्था जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छा करते थे, तो राज्य में जब इनका सहयोग होता था, यानी कि चमकने लगते थे, ऐसे समझे, अपनी काबिलियत को बढ़ाते थे, तब इनके संबंध बनते थे। ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगता था कि बहादुर है हमारी लड़की, इसको बिहाई जा रही है। बहुत बढ़िया। हत्या किस सन में हुई थी सर जी? 6 साल रहा, 1296 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऊपर ही बता दिया मैंने, इसका काल है 1296 एडी में इसकी हत्या हो गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। जलालुद्दीन का टाइम क्या है सर? बच्चे 1290 से 96 मैंने बता दिया। बहुत बढ़िया, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं गद्दी पर कौन? अलाउद्दीन खिलजी को बुला लो भाई। अब गद्दी पर आ गया है अलाउद्दीन खिलजी। बोलो अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष गद्दी पर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर अब आ गया है, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं तो बार बार दिल्ली कहने की जरूरत ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी रहा भैया 20 वर्ष। देखो खिलजियों का ऐसा है, कुल 20-30 वर्ष तो ये रहे, 30 वर्षों में से तो 20 तो अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजियों का ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। खिलजियों में महत्वपूर्ण क्या? अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना। 1296 में बैठेगा और 1316 में इसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, 1316 में क्या हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे आएंगे। चलो नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष तक शासक है? सभी कमेंट में बताएंगे। अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर कुल कितने वर्ष रहा? तो ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई 20 वर्षों तक रहा। कौन था? जलालुद्दीन का भतीजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये अलाउद्दीन खिलजी अभी है अनपढ़, लेकिन इसकी जो नीतियां हैं, जो भारत के में ये परिवर्तन कर लेकर के आएगा, भारत में परिवर्तन इतना खास नहीं लेके आएगा, इसलिए जो भी परिवर्तन लाएगा इसके मरने के साथ वो परिवर्तन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसके बाद में जो शासक हुए वो बड़े कमजोर शासक हुए। ये जितना धन इकट्ठा करेगा इसके बाद का शासक इसके धन को बांट देगा, इसीलिए वो पागल बादशाह होगा इसके बाद। तो इसकी जितनी भी पॉलिसीज इतने ये लेकर के आया, जितनी भी नीतियां थी, जितने बढ़िया बेहतरीन काम इसने किए, ठीक है, जिनकी जरूरत थी वास्तव में कि वो आगे तक चलते, तो वो चल नहीं पाए। तो क्या बोलेंगे? अनपढ़ था। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चे की ज्ञान जो है वो किताबों से ही आए। ज्ञान के लिए दर्शन क्या कहता है? दर्शन कहता है ज्ञान को प्राप्त करने का अगर सबसे अच्छा साधन कोई है तो वो होता है अनुभव और अनुमान। अनुभव और अनुमान
ये बच्चा याद रखना अपनी जिंदगी में हमेशा, ये ज्ञान प्राप्त करने के सबसे बड़े साधन है। एक ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव से, एक ज्ञान प्राप्त होता है अनुमान से। ठीक है, हमारे दर्शन में भी इसको महत्व दिया गया है, हिंदू दर्शन में। चलो, विद्वानों ने इसको महत्व दिया है। तो ये अनपढ़ शासक था, आप समझेंगे। जैसे अकबर, अकबर इतने बढ़िया तरीके से शासन को चलाएगा, अकबर दुनिया को बहका करके रखेगा। ईसाई लोग सोचेंगे अकबर अब कुछ दिन में ईसाई बनने वाला है, ठीक है, तो सबको, पारसियों को बहका के रखेगा, बाकी धर्म के लोगों को बहका करके लगेगा, तो सब लोगों को लगेगा हमारे धर्म में अकबर अब आने ही वाला है। पूरी जिंदगी सबको बहकाता रहेगा, और बड़ा तेज शासक था, अनपढ़। देखते हैं भैया, अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बता दिया कड़ा मानिकपुर में इसने जलालुद्दीन को मार डाला। चलो, अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के अन्य नाम, किस किस नाम से आप इसको जान सकते हैं। इसकी उपाधियां लिख लो या अन्य नाम लिख लो। अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके? अन्य नाम, अन्य नामों में बहुत सारे नाम आएंगे। तो सबसे पहले तो इसके बचपन का नाम आता है। बचपन का नाम था अली गुरसाप्स। क्या नाम है? अली गुरसाप्स। अली गुरसाप्स किसका नाम है? ये अलाउद्दीन खिलजी का पूछा जाता है भैया। चलो भाई, अमीर उल, आपसे पूछ सकता अमीर उल मोमिदीन की उपाधि, मतलब अमीर उल मोमिदीन के नाम से किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। सिकंदर ए सानी किसको कहा जाता है? सिकंदर ए सानी किसने कहा खुद को? सिकंदर ए सानी सुना है तुमने? वो क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? तो वो सिकंदर ए सानी कौन है? वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, वो पुरानी पद्मावती के बारे में बोलती है, इसकी पत्नी बोलती है सिकंदर ए सानी की, जलालुद्दीन की बेटी कहती है इसको सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी किसका नाम है? ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। भारत का समुद्रगुप्त किसको बोलते हैं? भारत का समुद्रगुप्त किसको कहा गया है? देखो, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, लेकिन भारत का समुद्रगुप्त किसको कहा गया है? वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, विश्व का सुल्तान किस भारतीय शासक को या दिल्ली सल्तनत के शासक को कहा गया? विश्व का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। ठीक है, जनता का चरवाहा किसने कहा? ये इतिहासकार बर्नी ने इसको कहा है। जनता का चरवाहा किसको कहा गया? कौन सा शासक था? ठीक है, युग का विजेता किसको कहा गया? ये सारे नाम किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के नाम हैं। युग का विजेता किसको कहा गया? तो किसको कहा गया युग का विजेता? अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। गद्दी पर आ गया, अपना शासन कर रहा है अच्छे से। तो इसके अभियान बड़े महत्वपूर्ण है, और इसने बाजार में क्या परिवर्तन लेकर के आए वो सभी महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे करके भैया सबको समझेंगे। ये नाम आपको पता होने चाहिए। अमीरुल मोमिदीन, सिकंदर सानी, भारत का समुद्रगुप्त, बाजिज का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा किस दिल्ली सल्तनत के शासक को कहा गया? ये सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी के नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं इसकी बात, राज्याभिषेक इसका 1296 में हुआ। और राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक इसका हुआ था लाल महल में। कहाँ हुआ था? लाल महल दिल्ली में। और याद रख लेना, ये जो लाल महल है ये बलबन ने बनवाया था। लाल महल भी बलबन ने बनवाया था, और सीरी के किले का काम भी शुरू करवाया था। ब्लॉक में बंद कर दो। बलबन ने लाल महल बनवाया दिल्ली में, और सीरी का किला, सीरी का किला, इसका निर्माण अलाउद्दीन पूरा करेगा, निर्माण काम तो सीरी के किले का, लेकिन शुरुआत बलबन ने करवाई थी। ठीक है, लाल महल में, लाल महल दिल्ली में क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हो गया। चलो भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है अब बात कर लेते हैं इसके सेनापतियों की। सेनापति कौन कौन बने इसके? सेनापतियों में एक नाम तो आता है इसका, लिख लेना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। एक तो उलूग खां, उलूग खां, और एक है नुसरत खां, नुसरत खां। ठीक है भैया, तो इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर भारत के विजय की। उत्तर भारत को जीतने का सारा जिम्मा किसको सौंपा था इसने? कि भाई आप पॉलिसीज बनाओगे, आप नीतियां बनाओगे। उलूग खां
और नुसरत खां। एक सेनापति था इसका जफर खां, जफर खां, और एक होगा सेनापति मलिक काफूर, मलिक काफूर। जैसे कि हम बोलते हैं दक्षिण विजय के लिए कौन था, वो मलिक काफूर था। तो भैया इन दोनों को याद रख लेना। उत्तर विजय के लिए, उत्तर विजय का जो जिम्मा सौंपा था उत्तर भारत की विजय का, वो किस किस पर था, वो था आपका उलूग खां और नुसरत खां पर, सेनापतियों में स्कीम है। दक्षिण विजय किसने की थी, दक्षिण विजय, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनकी विजय, वो मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी का कौन से सेनापति ने, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जो मंगोल आक्रमण में मारा गया, इसको जिम्मेदारी थी मंगोल आक्रमणों से बचाने की, लेकिन ये मारा जाता है। और इसके आक्रमण के बाद ऐसी स्थिति आती है, मंगोल भी बार बार आते आते, वो हिमालय जैसे इन कठिन परिस्थितियों में मंगोल बार बार थक जाते थे। मंगोल उनको यार छोड़ो इसको, कब तक जाते रहेंगे, परेशान कर दिए। मंगोल आक्रमण में मारा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोल आक्रमण में मारा गया था, तो क्या बोलेंगे, जफर खां। 4 सेनापति थे, उलूग खां, नुसरत खां उत्तर विजय के लिए, मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए इसने रखा था। ठीक है, चलो भाई अब उत्तर विजय में इसकी बात करेंगे। उत्तर विजय में कौन कौन सी विजय इसने पाई है, तो इसके अभियान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाई अभियान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला अभियान लिखो इसका, उत्तर भारत के अभियान लिखवा रहा हूं, और इधर लिखवाऊंगा आपको दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत में पहला लिखते हैं गुजरात अभियान 1298, गुजरात अभियान 1298 में किया था। किस पर जिम्मेदारी रही होगी, आप लोग समझ सकते हैं, उलूग खां और नुसरत खां पर इसकी जिम्मेदारी थी कि गुजरात को जीते। और गुजरात पर अभियान कब हुआ, 1298 में हुआ। कब हुआ, 1298 में हुआ। और 1298 में गुजरात अभियान में यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे कर्णदेव। क्या बोलोगे, यहाँ के राजा कौन थे, गुजरात का शासक कौन था, ये था आपका कर्णदेव। ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं आपसे इस बात को बोल सकता हूं कि नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किस वर्ष किया था, इस हद तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यही गुजरात अभियान के दौरान ही इसको मिला था मलिक काफूर, मलिक काफूर। और मलिक काफूर को कौन लेकर के गया था, नुसरत खां। मलिक काफूर को यहीं से खरीदा था नुसरत खां ने, नुसरत खां ने खरीदा, नुसरत खां ने खरीदा। कितने दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में, 1000 दीनार में खरीदा। इसीलिए ये जो मलिक काफूर है ना, इस मलिक काफूर का नाम है 1000 दिनारी, लिख लेना मलिक। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय इतिहास में, 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है। बहुत बढ़िया। ये कौन था भैया, ये एक हिजड़ा था, किन्नर बोलते हैं जिसको। तो हिजड़ा था, लेकिन बड़ा विश्वास पात्र होगा अपने कार्यों की वजह से, बहादुरी की वजह से, अपनी योजनाओं की वजह से। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो गुजरात अभियान कब हुआ, 1298 में। वर्ष बिल्कुल नहीं भूलना ये, है ना, 1298 में यह हुआ पहला अभियान। दूसरा अभियान लिखो, दूसरा अभियान था रणथंबोर का अभियान, रणथंबोर का अभियान, राजा हमीरदेव के खिलाफ। रणथंबोर का अभियान मतलब उत्तर भारत को जीत रहा है, आप समझ सकते हैं, राजस्थान में है, राजस्थान में था रणथंबोर। और ये कब किया इसने, 1301 में। यहां कौन शासक था, आपका हमीर देव। कौन था, हमीर देव यहां शासक था। तो ये जिम्मेदारी भी नुसरत खान के ऊपर आई। चलो भी नुसरत खान जीतो रणथंबोर को। रणथंबोर को अविजित किला कहा जाता था कि इसको जीतना बहुत मुश्किल है। जलालुद्दीन खिलजी ने प्रयास किया, जलालुद्दीन खिलजी आपका इसको क्या बोलेंगे, जलालुद्दीन खिलजी अभेद नहीं कर पाया, है ना, मतलब जीत नहीं पाया। मैं कहना चाह रहा हूं जलालुद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था रणथंबोर को जीतने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो हमीर देव ने उसको हरा दिया था। लेकिन बात आई तो पहले कौन गया, पहले नुसरत खां भेजा गया, पहले नुसरत खां भेजा गया जो सफल नहीं हो पाया। याद रख लेना, पहले नुसरत खां भेजा गया जो सफल नहीं हो पाया।
और फिर इसके बाद में स्वयं अलाउद्दीन ने जाकर के इस किले को जीता था। स्वयं सिकंदर ए सानी गया, स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर के विजय प्राप्त की, स्वयं अलाउद्दीन गया था। पहले नुसरत खां, क्रॉस लगा के समझ जाएंगे आप कि ये क्या है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे चलोगे। कोई दिक्कत भैया? रणथंबोर का अभियान 1301 में, और रणथंबोर के अभियान को किसने पूरा किया? वो आपका कौन था? स्वयं अलाउद्दीन था, स्वयं अलाउद्दीन। तीसरा अभियान इसका मालवा का अभियान है। मालवा अभियान इसने कब किया था? 1305 में। कब किया था? 1305 में। और फिर मालवा को भी इसने जीत लिया था। लेकिन मालवा से पहले इंपॉर्टेंट एक और है, सुनो। मालवा से पहले तो 1303 में चित्तौड़ ही आ जाएगा, है ना। 1303 में क्या आया? चित्तौड़ पर, राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट से देखना, इन तीनों में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण है तो चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़गढ़ का अभियान कब किया? चित्तौड़गढ़ का अभियान इसने 1303 में। क्यों हुआ ये चित्तौड़गढ़ का अभियान? इसके विशेष कारण है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ में जो राजा हैं वो थे राणा रतन सिंह, और चौहानों का इतिहास रहा है राणा रतन सिंह कि भाई जान चली जाए लेकिन शान नहीं जानी चाहिए, इज्जत नहीं जानी चाहिए, इज्जत के लिए लड़ते हैं चौहान। तो राजपूतों का बहुत मतलब इतिहास तो पहले से ही रहा है, लेकिन राणा रतन सिंह की अगर बात करते हैं, ये उसी इतिहास का एक सबसे बड़ा हिस्सा होते थे। ठीक है, राणा रतन सिंह कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़ के। इनकी दो पत्नियां हैं भैया राणा रतन सिंह की। एक तो है नागमती, नागमती, ठीक है, और दूसरी पत्नी इनकी है पद्मावती, पद्मावती। चलो, तो राणा रतन सिंह और ये पद्मावती। तो इनके जो राणा रतन सिंह है, इनके दरबार में था एक दामोदर कवि। कौन व्यक्ति था? दामोदर कवि। तो दामोदर कवि को क्या बोलते हैं कि एक बार रानी पद्मावती ने जब अपमानित कर दिया, किसने कर दिया? रानी पद्मावती ने जब अपमानित कर दिया था, तो ये दामोदर कवि अपना बदला लेने के लिए कहते हैं कि इसने अलाउद्दीन खिलजी को चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में इतनी अलंकारी चिट्ठी इसने लिखी, अलंकारी मतलब इतने अलंकारों का, इतने रस का इस्तेमाल उसने उसमें किया, श्रृंगार रस का, कि इसने दिखाया कि रानी पद्मिनी, जो रानी पद्मावती है, इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। अलाउद्दीन खिलजी जो एक वहसी किस्म का आदमी था, अलाउद्दीन खिलजी के अंदर एक तड़प हुई कि भाई मुझे जाकर के पद्मावती को देखना है। देखने की एक जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो गई, जो किसके द्वारा की गई? दामोदर कवि के द्वारा की गई। तो ये अपना एक दूत भेजते हैं राणा रतन सिंह के पास में कि मुझे रानी पद्मावती को देखना है। राणा रतन सिंह मतलब पत्नी को देखने की बात किसी ने कर दी, तो इसने बोला था कि या तो रानी पद्मावती को दिखाओ या फिर युद्ध। तो उन्होंने बोला युद्ध करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, राजपूतों की शान है युद्ध करना। और ऐसा कैसे बोल दिया? युद्ध के मैदान में मिलेंगे। इधर से ये जो खबर लेकर के गया, ये खबर लेकर के गया था, यहां चौथा कैरेक्टर ले लेते हैं, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के पास ये खबर लेकर के गया था कौन? आपका मलिक काफूर। मलिक काफूर ने जाकर के बोला कि जो राणा रतन सिंह है उसने आपका पैगाम ठुकरा दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। इधर से इधर बैठी हुई है पत्नी इसकी, अलाउद्दीन की, मतलब वो जलालू की जो भतीजी है। तब का वो डायलॉग मैं आपको हर बार बताता हूं, आपने देखा भी होगा पहले। क्या बोला था उसमें कि उसमें वो उसकी पत्नी कहती है, आपने अगर मूवी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो वो कहती नहीं है कि जरा खौफ खाइए, जरा खौफ खाइए, पद्मावती किसी और की पत्नी है, जरा खौफ खाइए, पद्मावती किसी और की पत्नी है। तो उन्होंने पूछा, मलिक काफूर, मल्लिक आए जहां से ये पूछा जाए कि मेरे खाने में क्या क्या है, तो हिरण, आलू बुखारा, और क्या क्या बताया था उसने, कुछ और बताता, हिरण, आलू बुखारा, इस तरह बताती है। जो कहती खाने में इतना कुछ है तो फिर खौफ क्यों खाया जाए। ठीक है, तो फिर हंसती है उसकी पत्नी, कहती है क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? तो तब अलाउद्दीन कहता है, हाँ बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। ठीक है, तो मतलब ये कूच कर देता है इधर से। लेकिन इसकी एक चाल होती है कि भाई युद्ध क्या करना यार, पता नहीं दिखेगी रानी पद्मावती को मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, तो ये चाल करता है उसकी खेल वाली
कि भाई खेल खेलेंगे, और उसमें ये होता है कि एक तरफ तो अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा, एक तरफ राणा रतन सिंह बैठेंगे। तो ये क्या होगा, इनके राणा रतन सिंह और इसकी तो कमर रहेगी, इधर पीठ रहेगी अलाउद्दीन खिलजी की, और इधर से झरोखा दर्शन देंगी कौन, रानी पद्मावती। और ये जब आपकी झरोखा दर्शन देंगी तो यहां शीशे में दिखेगा, किसको दिखेगा, किसको दिखेगा, इधर इनके पीछे शीशा लगा दिया, सॉरी, इधर रतन सिंह है, इधर अलाउद्दीन खिलजी है, तो इधर इनके पीछे आएगी अलाउद्दीन खिलजी के पीछे रानी पद्मावती, P4 पद्मावती, A4 आपका अलाउद्दीन और राणा रतन सिंह। तो इनके इस वाले शीशे में इसको छवि दिखेगी, छवि के लिए बोल देता है कि मुझे उनकी एक छवि ही दिखा दो। तो लेकिन जब कहते हैं कि एक छवि में इसने देखा, शीशे में देखा, कुछ ही पल के लिए जब रानी पद्मावती आई तो ये सारे नियम जो इसने बोले वो तोड़ दिए। इसने बोला सिर्फ ये मुझे वो प्रतिच्छाया दिखा दो तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है कि वो दरअसल में धोखाधड़ी तो उसको करनी ही थी, हमला तो उसको करना था, सेना उसकी रेगिस्तान में छिपी हुई थी, सेना लेकर के आया था, रानी को देखने की इच्छा भी थी और साथ में इसको जीतने की इच्छा भी थी। तो कहते हैं हमला हुआ और इसने धोखे से राणा रतन सिंह जी की जान ले ली थी, बहुत बहादुर सेनापति थे। और याद रख लेना, राणा रतन सिंह जी से ही यहाँ इन्हीं के दरबार में थे गोरा और बादल। गोरा और बादल जैसे आला और उदल हुए ना भारतीय इतिहास में, गोरा और बादल, ठीक है। तो गोरा और बादल के भी बड़े वीरता के किस्से हैं। कहते हैं कि भाई गोरा और बादल जब तक थे तो चित्तौड़ को कोई मतलब चित्तौड़ में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता था, तो वो भी बेचारे इस युद्ध में मारे गए थे। चलो देखते हैं भैया आगे। तो क्या हुआ दरअसल में इस युद्ध के बाद में, पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जीता कौन, आप समझ चुके होंगे अब तक तो, अलाउद्दीन खिलजी जीता था। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया अपना बेटे खिजर खां के नाम पर। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, ठीक है। और लेकिन ये दरअसल में क्या हुआ, अब रानी पद्मावती का भी अपना सम्मान था। जब इनको पता कि युद्ध में अब ये सेना प्रवेश करेगी तो अपने सम्मान की खातिर इन्होंने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था इन्होंने, जौहर। ये जौहर क्या होता है, जौहर क्या होता है, ये भी राजपुताना से संबंध रखती थी। जौहर क्या होता है, जौहर का मतलब होता है खुद को आग के हवाले कर देना। तो इनकी भी अस्मिता, अपनी इज्जत की बात थी कि भाई अब तो राणा रतन सिंह नहीं रहे और ये अलाउद्दीन खिलजी वैसी किस्म का व्यक्ति है, तो इन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या कर लिया था, अपना जौहर कर लिया था, ठीक है। चलो भाई, अगर बात आती है नागमती की, किसकी बात आती है, नागमती कौन है, ये पहली पत्नी थी। पद्मावती कौन सी बताई मैंने, दूसरी पत्नी थी। तो पद्मावती दरअसल में सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी और ये नागमती जो है ये पहली पत्नी है। तो इसी सारे घटनाकांड को किसने लिखा है, ये लिखी गई है एक बुक पद्मावत। बुक कौन सी बुक लिखी गई है, पद्मावत। और पद्मावत में ये सारा किस्सा है। पद्मावत, पद्मावत कब लिखी गई, 1540 में, 1540 में लिखी गई। और इस बुक को किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आज ही सुबह हिंदी के सेट में मैंने आपको बताया था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और पद्मावत में कितने सर्ग, कितने चैप्टर बताए थे मैंने आपको, 57। याद है सुबह का हिंदी का प्रैक्टिस सेट या नहीं। तो क्या बात आती है भैया, यहां समझोगे एक बार। तो ये जो इनका एक हीरामन तोता हुआ करता था राणा रतन सिंह के पास, वो हीरामन तोता जब ये तारीफ कर रहे होते हैं तो वो बताता है कि सबसे तारीफ सुंदर नागमती नहीं पद्मावती है। ऐसे ही राणा रतन सिंह भी सिंघल प्रदेश से उनको लेने के लिए इन्होंने भी वहाँ पहुँच गए थे, ये राणा पद्मावती से शादी करने के लिए। सिंघल मतलब श्रीलंका प्रदेश में, तो वहाँ की राजकुमारी थी ये। नागमती वियोग जो घटना है ये भी किस में बताई गई है, क्योंकि फिर ये अपने पति के लिए तड़पती रही। ये घटना भी किसके बताई गई है, पद्मावत में बताई गई है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बताई गई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बात हो गई झरोका दर्शन की, बात हो गई आपकी पद्मावत की, बात हो गई। अब आगे चलते हैं। तो उत्तर के अभियानों में भैया यही महत्वपूर्ण है आपका। और मैंने बोला 1305 का क्या, मालवा का अभियान। मालवा जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। दक्षिण विजय में शिखा सिंह राजपूत कह रही हैं देवगिरी 1303, वारंगल 1309। बहुत अच्छे बच्चे, ये हुई ना बात। चलो नेक्स्ट, आगे आएंगे।
उत्तर विजय हो गई भैया, दक्षिण विजय की तरफ आ जाते हैं हम लोग। हम्म। क्या बोला मैंने? दक्षिण विजय का जिम्मा किसको सौंपा गया था? आपका मलिक काफूर को। तो अब बात आती है दक्षिण विजय में। देखो दक्षिण विजय में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण विजय में पहली बात तो सिर्फ स्टेट के नाम पूछ लेता है, जगह का नाम पूछ लेता है आपसे, तो उस बात को आप लोग ध्यान नहीं देंगे इतना। तो दक्षिण विजय में कौन कौन से आता है फिर भी थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं। दक्षिण विजय में सबसे पहले किसको जीता था? देवगिरी को। किसको? देवगिरी को जीता था। तो देवगिरी इसने जीता था 1296 में। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जी गुजरात अभियान तो 1298 में हुआ, आपने बोला उस समय आया था आपका मलिक काफूर, तो मलिक काफूर ने 2 साल पहले कैसे चला गया? तो याद कर लेना, देवगिरी अभियान में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी गया था, और ये अलाउद्दीन खिलजी, सही है, याद रख लेना इस बात को, इसमें मलिक काफूर नहीं था। तो अभी हम दक्षिण विजय की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें देवगिरी बताया है। कभी सोचो जी 2 साल पहले ये कहां से आ गया था, तो इसमें देवगिरी में मलिक काफूर नहीं था, इसमें स्वयं यहीं से तो धन लूट करके लेके गया था। 1296 में यही देवगिरी से धन लूटा था, जिस धन को देखने के लिए, और इतना धन था कि अलाउद्दीन खिलजी इस धन को बांटता हुआ चला गया अपनी प्रसिद्धि के लिए, जहां उसको छोटे मोटे जो अमीर मिले उनको धन देता चला गया। इतना विशाल धन उसके पास उस समय था, जिसके लिए जलालुद्दीन भाग के आ रहा था कि मैं अपने भतीजे के पास जाऊं, कोई मेरा भतीजा धन को खर्च ना कर दे, ले ला पैसा। ठीक है, देवगिरी 1296 में। फिर आपकी बात आई वारंगल। वारंगल ये देवगिरी के पड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे राज्य थे। वारंगल विजय उसने की थी 1309 में। ठीक है, होयसल को याद रख लेना, होयसल एक छोटे छोटे साम्राज्य थे भैया दक्षिण में आपके, होयसल को इसने जीता था 1310 में। ठीक है, और साथ में अगर बात करते हैं पांड्य जो थे इन्होंने जीता था 1311 में। और कुछ बच्चों के अभी भी कमेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर जी आपने दक्षिण के राजवंश छोड़ दिए हैं, आपने वो राष्ट्रकूट वंश छोड़ दिया है। तो बच्चे त्रिपक्षीय संघर्ष और आपका कश्मीर के राजवंश और दक्षिण के राजवंश, मैं आपको ये 2 क्लास में इकट्ठे करवाऊंगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे। और देखो आप देखते हो उनका कहीं आवश्यकता भी नहीं है कोई, है ना, इसीलिए मैंने वो छोड़ा है। और छोड़ा ऐसे नहीं है कि पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। ओके, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये क्या होगी, देवगिरी विजय कब की थी उसने? 1296 में। आपकी वारंगल विजय उसने कब की थी? 1309 में। होयसल कब की थी उसने? 1310 में। और पांड्या को कब जीता? 1311 में। ओके, चलो भाई आगे चलेंगे, आगे आ जाओ। ये बोर्ड नहीं चल रहा है, चलो भैया, ये तो ज्यादा बड़ा बड़ा दिखा रहा है लिखा हुआ भी, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी दिखता है भैया। कोई दिक्कत इतनी बात में भैया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे आएंगे, आगे आ जाओ आगे। तो ये मलिक मोहम्मद, जो मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी की कुछ विजय हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उसने कैसे विजय प्राप्त की थी, ये बात याद रख लेना। तो 1311 के बाद में दरअसल में क्या हुआ था, फिर बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, क्या पॉलिसीज थी इसकी, तो कार्य देखना इसने क्या क्या लागू किया। नंबर 1, बाजार नियंत्रण, सबसे इंपॉर्टेंट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की थी? बाजार पर कंट्रोल किसने लाया था? बाजार पर कंट्रोल मतलब ऐसे नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके का कंट्रोल। ऐसा कंट्रोल इसने ये बोल दिया था कि जितने भी व्यापारी हैं वो सारे के सारे जो यहां खरीद फरोख्त करेंगे यहाँ दिल्ली के बाजार में करेंगे, और रेट कौन फिक्स करेंगे? रेट फिक्स होंगे शासन की तरफ से, दिल्ली सल्तनत की तरफ से, सुल्तान की तरफ से ये रेट फिक्स होंगे कि किसी चीज को जो कीमत रख दी उस पर बेचनी होगी। ठीक है, तो बाजार पर नियंत्रण किसने पाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर के आया था? अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया था। ठीक है, दूसरी चीज, स्थायी सेना किसने रखनी शुरू की थी सबसे पहले? स्थायी सेना, स्थायी सेना 4 लाख की सेना थी, 4 लाख की स्थायी सेना। तीसरा क्या किया? नगद वेतन, स्थायी सेना को नगद वेतन। ये इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुआ भैया जिसने नगद वेतन दिया। पहले क्या बताया था मैंने आपको? पहले देते थे सैनिकों को जमीन का टुकड़ा, सैनिकों को जमीन का टुकड़ा देते थे, तो वो उसको हमने क्या नाम दिया था? इक्ता व्यवस्था। और जब नगद ही वेतन देने ये लग गया तो इक्ता व्यवस्था का कोई मतलब रह गया क्या? तो इक्ता व्यवस्था को खत्म किसने किया था?
लेकिन ना इसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया और इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ऐसा शासक हुआ, इसने बोला हम ये जमीन दे देते हैं, छोटा सा एक टुकड़ा दे दिया। एक प्यारे बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया, उसने पूछा सर जो ये जमीन का टुकड़ा दिया जाता था इक्ता प्रणाली में क्या इससे सैनिकों का पेट भर जाता था, क्या उनका जीवन यापन हो जाता था? बहुत बार नहीं होता था। तो क्या हुआ बच्चे, नगद वेतन की बात जब आई तो ये नगद वेतन इसने ऐसे नहीं दे दिया कि फिक्स कर दिया कि भाई मैं तुम्हें 5,000 रुपए वेतन दूंगा, 5,000 रुपए वेतन नहीं। उसने बोला जो हमारे लिए सैनिक काम करता है उस सैनिक की ये जरूरतें देखो, जरूरत क्या है। किसी सैनिक के दरबार में 4 सदस्य थे, किसी के, मैं दरबार कह रहा हूं, घर में 4 सदस्य थे, किसी के 8 भी सदस्य थे, किसी के आश्रित सदस्य थे, किसी घर से 2 भाई सैनिक थे। तो ये 4 लाख की सेना के लिए उसने उतना पैसा सबके लिए दिया जितना उनके खर्च के लिए आवश्यक था। उसने बोला कि अगर कुछ जरूरत है, 5,000 की जरूरत है मान के चलो, और मैंने 4,000 फिक्स कर दिए, 4,000 दे दिए, तो 1,000 रुपए की कमी पड़ गई, तो फिर इन 5,000 की भी कोई कीमत नहीं रह गई। समझ रहे हैं? तो उसने बोला मेरे लिए ये सेना काम करती है, ये मेरे लिए मजबूती से जब काम करेगी जब मैं इनकी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा, सारी जरूरतों को पूरी इनकी को करूंगा, तब ये मेरे लिए काम करेगी। तो नगद वेतन इसने शुरू किया था भैया। सैनिकों का हुलिया लिखना इसने शुरू किया कि कहीं एक के नाम पर 2 का वेतन तो नहीं आ जाए, कोई आके बोले जी मेरा वेतन ले लो, मेरा वेतन रह गया, है ना। चलो हुलिया लिखवाना शुरू किया, हुलिया लिखवाना शुरू। हुलिया बोलते हैं मेरे यहाँ, जैसा आप वो मेड लिखते हो ना फॉर्म भरते टाइम, मेडिकल में आप लिखोगे जी मेरे यहाँ राइट साइड आंख पर एक निशान है, इसको बोलते हैं हुलिया होना, हुलिया लिखना। 5वां क्या था, घोड़ा दागना किसने शुरू किया? घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़े में दाग लगा देना। दागना का मतलब होता है निशान। जैसा आपने देखोगे गांव में कभी कभी कटड़ा या बछड़े को छोड़ देते हैं निशान सी, कटोरी सी लगा के, है चरने के लिए, बलि के नाम पर छोड़ देते हैं उसको, ऐसा दाग लगा के कि भाई छोड़ दिया ये हमने। तो दरअसल में होता क्या है, इसने घोड़ा दागने की प्रथा क्यों चलाई? ये कहता था अलाउद्दीन खिलजी की युद्ध में हम घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और अब आज तो युद्ध हुआ है, तो वो घोड़ों का मालिक क्या करता था, फिर इन पे वो तांगे चलाता था, सवारी ढो दी। तो सवारी ढोने में ये घोड़े कमजोर होते थे। इन्होंने बोला जो युद्ध का घोड़ा है उसको दाग दो, निशान लगा दो, और युद्ध का घोड़ा अगर किसी घोड़े पर दाग लगा हुआ है और अगर वो कहीं टांगे में चलता मिल गया तो जो चलाने वाला उसकी टांगे काट दो। अब भैया कौन चला रहा है ऐसे? मतलब घोड़ों को मजबूत रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि घोड़े से आप किराए का काम भी ले रहे हैं तो घोड़े कमजोर हो जाते थे। तो घोड़ों को दागना इसने शुरू करवा दिया। ठीक है, मैंने बोला ना बाजार नियंत्रण इसने लागू किया, तो याद रख लेना बाजार नियंत्रण प्रणाली जो इसने लागू की थी, इसके लिए क्या किया इसने, ध्यान से समझो। इसके लिए इसने मंडियों का गठन किया। मैंने बोला ना व्यापारी दिल्ली ला करके सामान बेचेंगे दिल्ली के बाजार में, मंडियों का गठन किया। मंडियों का क्या किया, गठन किया। और मंडियों का जो ये गठन किया, इसको देखने के लिए भी तो चाहिए अब एक आदमी। तो जो इस विभाग का प्रमुख था, मंडियों का जो प्रमुख था, उसको बोलते थे सहना ए मंडी। क्या बोलते थे? सहना ए मंडी बोलते थे। मूल्य नियंत्रण सबसे अच्छा किसने लागू किया? बाजार नियंत्रण में मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी आती है। मतलब किसी चीज को दाम से ज्यादा अधिक पर नहीं बेचोगे आप, जो दाम है उसी पर बेचोगे, जो दाम तय कर दिया गया है बाजार में। मूल्य नियंत्रण प्रणाली तय कौन करता था? इनके अपने लोग, सहना ए मंडी हो गया, प्रशासन तय करता था। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली, किसी चीज को फालतू बेच रहे हो, मान के चलो 1 किलो है, वजन कम कराए, रेट बढ़ाए, तो इसके शरीर का मांस काट लो, इसके शरीर के हिस्से से इसको देना होगा, है ना। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी किसने लागू करी? ये लागू करी आपकी, क्या बोलोगे, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। ठीक है भैया। और इस काम के लिए गुप्तचर रखे कि भैया चुपचाप भेष बदल करके देखो, बाजार में कोई गलत रेट पर तो नहीं बेच रहा है। गुप्तचर जो बलबन के समय सा था, जिसको बोलते थे बरीद होते थे, तो गुप्तचरों की नियुक्ति इसी चीज के लिए की। ठीक है। और एक साथ में इसके रहता था मापतोल का अधिकारी, जो मापतोल करके देखता था कहीं सामान भैया दिखा रहे 1 किलो ही तोला, नहीं 990 ग्राम तो नहीं है, 990 ग्राम है, 10 ग्राम मांस दे दो, फालतू तोल देना, कम नहीं। माप तोल का अधिकारी घूमता रहता था एक,
हमेशा बाजारों में। माप तोल के अधिकारी, माप तोल के अधिकारी को बोलते थे ये क्या, नाजिर, नाजिर बोलते थे। ठीक है, मापतोल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, उसको नाजिर कहा जाता था। अब मैं एक आदमी का नाम बताऊंगा आपको, उस एक आदमी का नाम याद रख लेना, और उस आदमी का नाम है आपका सर्फकियानी। ये जो इसके काम है, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी काम हुए सबसे ज्यादा तो बात करें किसकी, बाजार मूल्य नियंत्रण की, तो बाजार मूल्य नियंत्रण का सबसे बेहतरीन काम करने में ये इतनी चीजें इसके दिमाग में आई कहां से कि ऐसे ऐसे जो पहले किसी ने नहीं सोचा वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस वजह से संभव हो पाया, तो इसका क्रेडिट दिया जाता है कि ये तो अनपढ़ आदमी था, इसका क्रेडिट दिया जाता है सर्फकियानी को। याद रख लेना, इन सभी का श्रेय सर्फकियानी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सर्फकियानी को इसका श्रेय दिया जाता है। एक पूछ रहा अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे हुई, बेटा मैंने उसको ऐसे बाह में भर के यहां और घोट के मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। जब मुझे पता चली ना कि चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह पर हमला करा इसने, मैंने कई तो पटकी मारी अलाउद्दीन खिलजी को, और फिर यहां ऐसा बंद करके हाथ में मैंने अलाउद्दीन खिलजी को, और एक हाथ में नुसरत खां, और कोहनियों से मारा था मैंने उसको, मलिक काफूर को। अब टॉपिक अभी अलाउद्दीन खिलजी खत्म नहीं हुआ, मार पहले दे रहा उसको। मृत्यु कैसे हुई है, जहर, जहर दी था इसको, स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन दिया था किसने, वो दे रहा था आपका इसी का अपना खास आदमी मलिक काफूर, जो 36 दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। चलो वह कैसे कैसे वह नमूने, तुम कौन सी फैक्ट्री में बने थे, मैं ये सोचता हूं तुम किस लैब में बनाए गए हो, सर्फकियानी। ठीक है, तो घोड़ा दागने की प्रथा ये याद रख लेना। भू राजस्व की दर कितनी थी इसके समय पर, भू राजस्व की दर कितनी थी, वो थी 50%। आज तक किसी शासक ने नहीं ली थी, यही दर मोहम्मद बिन तुगलक भी लेगा, यानी उत्पादन का 1/2 ये ले लेता था। ठीक है, भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/2। और यही अगर बात करते, एक कर लगाया था इसने, खराज कर। खराज कर, खराज कर क्या होता था ये समझना, जो खराज कर मतलब ये समझ सकते हैं आप, जो भू राजस्व था, जमीन पर जो टैक्स देना पड़ता था उसी को हम खराज कर कहते थे। एक लोटा इसने खुम्स कर, खुम्स कर, खुम्स कर किस पर लगाया जाता था, जो लूट कर लाते थे लुटेरे। ऐसा नहीं है लुटेरे कोई भी लाके ऐसे चली राजा के महल में से लूट लिया, कह रहा जी तुम्हारे यहाँ लूट करी है इसका हिस्सा। बाहर के प्रदेशों से जो लूट करी जाती थी, उस लूट का, उस लूट का तो क्या बोलेंगे, खुम्स कर। यहां देखो ध्यान से, क्या बोलोगे, जो खुम्स कर, लूट का कर पहले तो था। हाँ, अब तक के राजा क्या करते थे, लूट का कर लेते थे हिस्सा 1/5, यानी 20% लेते थे। अलाउद्दीन ने बोला भैया लूट का है 20% का क्या मतलब, 4/5 कर दिया, 80% कर दिया। कितना कर दिया, 80% कर दिया। ठीक है, पहले 20% था, इसको बढ़ा करके 80% कर दिया। खुम्स कर, जो लुटेरे जो कर देते थे। एक लगता था गढ़ी कर, गढ़ी कर ये था हाउस टैक्स, घरों पर लगता था। एक था चरी कर, चरी कर, और चरी कर किस पर लगता था, वो लगता था पशुओं पर, जो पशु पालन करते थे पशुओं पर लगता था चरी कर। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और जो व्यापारी लोग थे उन पर भी टैक्स लेता था। हाँ, व्यापारियों से जो टैक्स लेता था ये, इसमें इसने दोहरी नीति का इस्तेमाल किया। जो हिंदू व्यापारी थे, देखो मुस्लिम व्यापारियों से तो लेता था 5%, मुस्लिम व्यापारियों से 5% कर लिया जाता था, लेकिन हिंदू व्यापारियों से लिया जाता था 10% कर, किसी भी व्यापार पर। ठीक है, ट्रेड टैक्स के नाम से, कि भाई आपने 100 रुपए की चीज बेची है, 10 रुपए राजा बादशाह को जाएंगे। ठीक है, इसी के समय पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, लास्ट बात है, लास्ट टॉपिक, क्या दान भूमि को क्या कहते थे। दान भूमि, जो जमीन का दान होता था इसको बोलते थे खालसा। दान भूमि को क्या कहा जाता था, खालसा। और ये दान में भूमि सबसे ज्यादा किसके नाम पर मिली, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के नाम पर मिली। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सूफी विचारधारा के जनक, इन्हीं के शिष्य हुए अमीर खुसरो। तो इसने बोला ओए एक काम कर निजामुद्दीन औलिया, फ्री की जमीन को जो भैया उल्टी दे दे, ये जो जमीन है इसको उल्टी करो, दान भूमि को उल्टी करो, खालसा भूमि को। और खालसा भूमि उल्टी करने के लिए ही इससे मिलने की जो पेशकश की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जो मैंने बताया कि इसके लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि बादशाह यदि एक दरबार से आएंगे तो मैं दूसरे दरबार से बाहर चला जाऊंगा। फिर इसके जो करीबी लोग थे उन्होंने भी बताया जी धार्मिक बात है,
निजामुद्दीन एलिया को मत छेड़ो, धार्मिक गुरु है हमारे, है ना, सूफी संत है इनको, तो फिर मतलब इस पर कोई डिसीजन इसने नहीं लिया था। तो दान भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। इसने बोल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जितनी भी दान की भूमि है वो अब सरकारी हो जाएगी, खालसा भूमि हो जाएगी, है ना, सरकारी बनाने के चक्कर में था इसको। तो फिर मतलब ये बात खत्म हो गई। तो इतना ही था आप लोगों का। कल यहाँ से शुरू करते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई, क्या हुई, किसने इसको जहर दिया था, क्या स्लो पॉइजन था या फास्ट पॉइजन था। तो ऐसे जैसे एपिसोड नहीं खत्म होते, धारावाहिक यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। अभी अंकित चौधरी सर आ चुके हैं, तो उनसे वो दावत की खबर आप जरूर लेना जो मैंने आपको बताई है। तो शायद दावत हम लोगों के लिए भी आई होगी, मिठाई उठाई का कोई प्रोग्राम जरूर रहा होगा। तो अभी मैं उनसे पूछता हूँ कि मिठाई हमें मिली है नहीं मिली है। ओके, बाय बाय।